हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम बात कर आए थे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे थे हम लास्ट क्लास में, जिसमें हमने ऑर्डिनरी बिल पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि 4 तरीके के बिल जहाँ पर पार्लियामेंट के समक्ष पेश किए जाते हैं। ऑर्डिनरी बिल, सेकंड इज मनी बिल एंड फाइनेंस बिल एंड लास्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये 4 तरीके के बिल जो है, विधेयक जो है, वो यहाँ पर संसद के सामने रखे जाते हैं। और संसद क्या काम करती है? संसद को कानून बनाना होता है, ठीक है ना। तो पहले किसी भी, जैसे हम ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिल हम पढ़ चुके थे। ऑर्डिनरी बिल पर हमने लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जब दोनों ही सदन सहमत नहीं है, कुछ कंडीशंस अराइज हो जाती है, तो दोनों सदनों के बीच स्थिति उत्पन्न हो जाती है डेडलॉक की, यानी कि गतिरोध की। वो उस विधेयक पर एक ही मत से सहमत नहीं होते, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे हम? डेडलॉक। जिसके लिए क्या बुलाना होता है? ज्वाइंट सेशन। तो आज की क्लास में हम इसी ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त बैठक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ज्वाइंट सेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन कर रखे हैं, भारत के संविधान में जो बंद कर रखे हैं, वो कर रखे हैं इन द आर्टिकल 108, ठीक है, अनुच्छेद 108 में। तो आर्टिकल 108 बात करता है संयुक्त सत्र या ज्वाइंट सिटिंग के बारे में, ठीक है। तो ज्वाइंट सिटिंग, जैसा कि इसके वर्ड से हमें पता चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों ही हाउसेस कंबाइन कर दिए जाते हैं, व्हेन बोथ हाउसेस आर कंबाइंड, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों ही हाउस की जब एक साथ सिटिंग होती है, दोनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ज्वाइंटली जब सेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस और पार्लियामेंट, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे डेडलॉक की कंडीशन के बारे में। तो ज्वाइंट सेशन का जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, वो किसके लिए किया गया है? टू रिजॉल्व अ डेडलॉक, गतिरोध की जो स्थिति है उसको समाप्त करने के लिए किया गया है, कि दोनों ही सदनों के बीच आपस में सहमति बन जाए, ठीक है, गतिरोध ना रहे किसी बिल पर। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, डेडलॉक की कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। अब डेडलॉक की कंडीशन अराइज कब होती है? एक बार जैसे मैंने आपको बताया था कि बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, जब एक सदन बिल को पास कर देता है और दूसरा सदन उस पर सहमत नहीं होता है, उसको रिजेक्ट कर देता है, तब डेडलॉक की कंडीशन अराइज होती है उसके रिजेक्शन पे। सेकेंड कंडीशन हो सकती है, हाउसेस हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट्स। मान लीजिए कि एक सदन संशोधन चाहता है और दूसरा सदन उससे एग्री नहीं है, ठीक है, दोनों सदन जो है वो अमेंडमेंट्स पर डिसएग्रीड है, एक दूसरे से असहमत है, तो ऐसी स्थिति में भी डेडलॉक की कंडीशन अराइज हो जाती है, ठीक है। या फिर मोर देन 6 months हैव elapsed, जब दूसरे सदन के पास, जिस दूसरे सदन के पास, यानी कि लोकसभा ने प्रस्तावित किया है तो राज्यसभा के पास, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस प्रस्तावित हुआ है तो लोकसभा के पास, तो जब दूसरे सदन के पास में बिल को भेजा गया है लेकिन उसने 6 महीने से ज्यादा उस बिल को लैप्स कर लिया है, यानी कि उस बिल को रोक लिया है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं करी है, तो ऐसी कंडीशन भी डेडलॉक की कंडीशन राइज करने का एक रीजन हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में जब गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। तीनों ही कंडीशंस अपन ने देख ली, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशन निकाला गया है? ज्वाइंट सेशन इन आर्टिकल 108, ठीक है। ज्वाइंट सेशन का वर्डली मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, इट मींस लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों को ही एक जगह इकट्ठा करना, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके? उस बिल पर सहमति बनाई जा सके, ठीक है। जनरली होता प्रैक्टिकल में ये है कि ज्वाइंट सेशन सरकार के द्वारा ही बुलाया जाता है एक्चुअल में, ठीक है ना। देखिए, लोकसभा में चूंकि मेंबर ज्यादा होते हैं, तो ज्वाइंट सेशन में किसका फायदा हुआ? लोकसभा की मेंबर ज्यादा हुए, तो सीधी सी बात है कि निर्णय भी उसके फेवर में ही आना है, ठीक है ना। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए ही ज्वाइंट सेशन बुलाती है। क्लियर हुई ना बात? ही तो प्रैक्टिकल की बात थी। अब देखिए, आगे पढ़ते हैं हम प्रोविजन के बारे में। तो ज्वाइंट सेशन बुला लिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों इकट्ठा हो गए। अब कोरम, कितना कोरम, यानी ये गण पूर्ति के बारे में हम बात करेंगे कि कितने सदस्य, दोनों ही सदनों के कितने सदस्य इकट्ठे हों कि कोरम को कंप्लीट मान लिया जाए। तो इसके बारे में प्रोविजन है 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों ही सदनों के जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है उनका 1/10वां भाग जो है वो क्या माना जाएगा? कोरम माना जाएगा। ज्वाइंट सिटिंग के लिए फुलफिल माना जाएगा कि हाँ, अगर दोनों सदनों के सब जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है, उन नंबर ऑफ मेंबर्स का अगर 1/10वां भाग भी उपस्थित होता है तो वहां पर ज्वाइंट सेशन के लिए कोरम कंप्लीट माना जाएगा, ज्वाइंट सेशन चालू किया जा सकता है, ठीक है ना। विल बी गोइंग ऑन। नेक्स्ट फिर बात करते हैं हम लोग गवर्न बाय द
प्रोसीजर ऑफ लोकसभा। ये बहुत ध्यान देने की और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ज्वाइंट सेशन का जो प्रोसीजर होगा वो किस वे में गवर्न होगा। इट इज गवर्न बाय द प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, नॉट द राज्यसभा। राज्यसभा की प्रक्रिया से वो संचालित नहीं होगा ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन किसकी प्रक्रिया से संचालित होगा? लोकसभा की प्रक्रिया से। गॉट इट? नेक्स्ट, अब देखिए ज्वाइंट सेशन में चर्चा होती है उस बिल पर जिस पर डेडलॉक राइज हुआ है। ठीक है, अब उस बिल पर सहमति बननी है, वो बिल पास होना है, तो वो बिल पास कैसे माना जाएगा? तो वो बिल पास माना जाएगा, इट विल बी पास्ड बाय द मेजोरिटी। अगर वो बिल बहुमत से पारित हो जाता है, दोनों सदनों के जो उपस्थित और मत देने वाले सदस्य हैं, क्या लिखा मैंने आगे? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, मेंबर्स हु आर प्रेजेंट और वोटिंग, राइट टू वोट जिनको है, ऐसे सदस्य जो उपस्थित हैं जिनको मत देने का अधिकार है, उन सदस्यों की बहुमत से बिल को पारित कर दिया जाता है, तो बिल पारित हुआ माना जाता है, पास हुआ माना जाता है। तो यहाँ पर दोनों सदनों के जो उपस्थित सदस्य हैं उनके उपस्थिति और जो मत देने का अधिकार रखते हैं उनके बहुमत से बिल को पास किया जाता है। ठीक है, तो बिल पारित हुआ माना जाएगा। ये हुई ये प्रोसेस। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ज्वाइंट सेशन जो है उसको बुलाता कौन है? ठीक है ना, कौन उसको बुलाता है? तो ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। प्रेसिडेंट कैन समन बोथ हाउसेस। प्रेसिडेंट जो है वो दोनों ही सदनों को क्या करता है? समन करता है, दोनों ही सदनों को सूचना देता है। देखिए, अगर वो सत्र में होते हैं तो उनको सूचना दे दी जाती है, अगर वो सत्र में नहीं होते हैं तो लोक अधिसूचना द्वारा उनको सूचित कर दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? फिर इसके बाद में एक बात ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए आप हमेशा कि अगर मान लीजिए, जैसे मैंने आपको भी कंडीशन भी पढ़ी थी, अगर कोई विधेयक इस कारण लैप्स हो गया है कि लोकसभा जो है उसका विघटन हो गया, लोकसभा के पास भेजा था, मान लीजिए राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, लोकसभा के पास भेज दिया, लेकिन लोकसभा बीच में ही विघटित हो गई, इस कारण वो लैप्स हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा। बात समझ में आई? जहां पर किसी बिल का, किसी विधेयक का जो विधेयक कोई लैप्स इसलिए हो जाता है कि लोकसभा का विघटन हो गया, तो ऐसे में ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि लोकसभा का विघटन होने से पहले ही राष्ट्रपति ने सूचना दे दी थी ज्वाइंट सेशन बुलाने की, तो भले ही विघटन हो जाए, ज्वाइंट सेशन तो आएगा ही आएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपको बतानी थी। देन फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान देने की बात अगली ये है कि ज्वाइंट सेशन केवल और केवल किनके संबंध में बुलाए जा सकते हैं? ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स। ध्यान रखिए, हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको 4 तरीके के बिल बताए थे कि 4 तरीके के बिल जो कहेंगे, ये जो 4 तरीके के बिल है वो पेश किए जाते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल और आपका मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ध्यान रखिए, ज्वाइंट सेशन का जो प्रोविजन है वो केवल किसके लिए है? ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल। यानी कि जब साधारण विधेयक या वित्त विधेयकों पर कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो ही ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन है। ये प्रोविजन मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं है, ध्यान रखिए। ठीक है ना, तो ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंशियल बिल की कंडीशन में ही आप ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। बिल अगर धन विधेयक है, मनी बिल है या संविधान संशोधन विधेयक है, तो इन कंडीशंस में ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा। क्लियर? फिर हम बात करते हैं आगे इसके प्रिसाइड होने की, यानी कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, उसको प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये क्वेश्चन भी ये एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है आपसे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है। ठीक है, कि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, उसको प्रिसाइड कौन करेगा? तो वो करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा उसको प्रिसाइड किया जाएगा। अब मान लीजिए कंडीशन ये राइज होती है कि लोकसभा का स्पीकर जो है वो उपलब्ध नहीं है, मतलब वो एब्सेंट है या प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, वो वहां उस समय अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर स्पीकर के स्थान पर डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करेगा। डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेगा उस ज्वाइंट सेशन को। अब मान लीजिए अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो कौन करेगा? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मैंने लिख दिया है यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का उपसभापति। क्लियर हो गई बात? अब अगर राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं है, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस अराइज हो गई कि ये भी नहीं है, तो वहां पर ज्वाइंट सेशन में जो मेंबर्स है वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनमें से कौन जो है वो उस ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड करेगा। क्लियर अबाउट इट? क्या स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करेगा ज्वाइंट सेशन को, ठीक है ना, व्हेन ही इज एब्सेंट, और उसके बाद कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा।
व्हेन ही इज ऑल्सो एब्सेंट कौन करेगा? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और अगर वो भी एब्सेंट है देन उसके बाद मेंबर्स जो होंगे वो सेलेक्ट करेंगे अपने में से कि कौन प्रिसाइड करेगा ज्वाइंट सेशन को। क्लियर? अब देखिए जनरली क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो ही क्यों करता है, चेयरमैन क्यों नहीं करता? तो ये तो जैसा आपको लोगों को पता है राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, सभापति कौन होता है? वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है ना। वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा तो वो तो सदस्य होगा ही नहीं सदन का, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रेसाइड करने के लिए, अध्यक्षता करने के लिए सदन का सदस्य होना जरूरी है, ठीक है। तो उपसभापति सदस्य होता ही है जबकि सभापति सदस्य नहीं होता, ये आपको पता है, इसीलिए वो यहाँ पर प्रिसाइड नहीं कर सकता ज्वाइंट सेशन को। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह के तरीके से ये हो गई ज्वाइंट सेशन की बात। अच्छा, एक और छोटी सी बात हम लोग करते चले अमेंडमेंट के बारे में, है ना। अगर हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स की कि भाई ज्वाइंट सेशन में क्या अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं? आंसर इज नो। ध्यान रखिए, ज्वाइंट सेशन में किसी प्रकार के संशोधन नहीं किए जाते हैं। आप कोई नए संशोधन प्रस्तावित नहीं कर सकते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है, केवल वही संशोधन किए जाएंगे ज्वाइंट सेशन में जो कि विधेयक के विधेयक के उस बिल को पास होने में देरी के कारण जरूरी हो गए। कई बार बिल ऐसा होता है कि साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक बिल पास नहीं हुआ, 5 साल हो गई, तो क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग उसमें कुछ अमेंडमेंट जरूरी हो जाते हैं। यार आज के 2 साल पहले जब वो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, पहली बार जब वो बिल लाया गया था तो उस बिल में ये स्थिति थी। अब आज जो कि सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, वेदर एनी कंडीशंस अगर वो चेंज हो गई है तो उसके हिसाब से उसमें चेंजेस करने ही होंगे, वो नेसेसरी चेंजेस होते हैं। इसके अलावा कोई अन्य जो संशोधन होंगे वो उसमें प्रपोज नहीं किए जाएंगे और फाइनली किए भी नहीं जाएंगे। अच्छा, और कौन से अमेंडमेंट्स नेसेसरी हो गए हैं? समय के अनुसार, क्योंकि बिल जो विधेयक है उसको पास होने में इतना समय लगा तो देरी के कारण जो संशोधन जरूरी हो गए हैं, तो वो जरूरी संशोधन कौन से हैं ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा आपका जो उसको प्रिसाइड कर रहा है, ज्वाइंट सेशन को जो प्रिसाइड कर रहा है वो ही डिसाइड करेगा, ठीक है ना। यानी कि हमारे लोकसभा का अध्यक्ष। क्लियर हो गई बात? तो आज हमने किस बारे में बात करी? हमने बात करी ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में इन आर्टिकल 108। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।